Dear students, today we are discussed on the point of what is a light and its basic properties. Normally we can define light is a form of energy which can be used to see the object but it cannot seen by anyone. But we can also define in another word this definition as a type of electromagnetic radiation that allows the human eye to see or makes object visible. And wavelength between 3800 angstrom to 7800 angstrom, which is visible to the human eye. एज यू नो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंतर्गत आने वाली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी वेवलेंथ इतने के मिड में होती है वो विजुअल रेज होती हैं, जिनको ह्यूमन आइज के द्वारा विजुअल किया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेज, आपने डिस्पर्सन ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी में एक इनका रेंज भी डिफाइन किया गया होगा, आपने रीड किया होगा, VIBG/OR, विबग्योर। V मीन्स वायलेट, I means indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange और R for red। जिसमें वायलेट का जो वेवलेंथ रेंज होता है वो 3800 टू 4500। इंडिगो के लिए जो वेवलेंथ रेंज होता है वो 4500 टू 5000 एंगस्ट्रॉम। आफ्टर इट दैट ब्लू के लिए 5000 टू 5500 एंगस्ट्रॉम। ग्रीन के लिए 5500 टू 6000 एंगस्ट्रॉम। आफ्टर इट दैट फॉर द येलो कलर 6000 टू 6500। फॉर द ऑरेंज 6500 टू 7000 एंगस्ट्रॉम। and the for red color 7000 to 7800 एंगस्ट्रॉम। इसमें रेड कलर की वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम है और मैक्सिमम होने के कारण इसका स्कैटरिंग मिनिमम होता है, जिसमें वायलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो मिनिमम है, जिसके कारण इसका जो स्कैटरिंग है वो मैक्सिमम होता है। जैसा कि मैंने इसमें एक वर्ड यूज़ किया था, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एज यू नो, फॉर्म ऑफ एनर्जी मीन्स लाइट को हम एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा, एक एक्टिविटी आपने क्लास 8th में रीड की होगी, जिसको नॉर्मली मैं फोटोसिंथेसिस के नाम से आप लोग जानते हैं। फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी में आप देखते होंगे जो पेड़ पौधे हैं इन सभी को एनर्जी कहाँ मिलती है? सनलाइट से, क्योंकि लाइट का सबसे बड़ा जो सोर्स है हमारे यूनिवर्स में वो सन है, और सन से आने वाली लाइट जो हमारे पेड़ पौधों के पास आती है वो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी के द्वारा फ्रूट्स को क्रिएट करते हैं, फलों को तैयार करते हैं, फल के साथ सब्जियाँ हमारी तैयार, वेजिटेबल्स तैयार होते हैं, और जो नॉर्मली लोगों के द्वारा सेवन किया जाता है भोजन के रूप में। आफ्टर इट दैट वो एनर्जी प्राप्त करते हैं और उनसे कंटिन्यू एक जीव से दूसरा जीव उनसे कनेक्टेड है, एक दूसरे से एनर्जी को प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि सोलर पैनल में भी हम लाइट से एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में। सोलर कुकर में भोजन को पकाते हैं सनलाइट से। ऐसे डिफरेंट टाइप से हम एनर्जी को यूज़ करते हैं। सर्दियों में आपने देखा होगा कि कई बार डॉक्टर्स भी लोगों को एडवाइस करते हैं कि आपको सर्दियों में धूप में बैठना चाहिए। रीज़न क्या होता है कि सनलाइट आपकी बॉडी पे जाएगी, जिसमें विटामिन डी जैसी प्रॉब्लम से रिलीफ मिलेगा। आफ्टर इट दैट आपने और भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम देखी होंगी। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग कपड़े भी सुखाते हैं, तो कपड़े भी सूखने के लिए धूप में डालते हैं, तो उस समय भी आपने देखा होगा कि सन से आने वाली लाइट भी हीट एनर्जी के रूप में यूज़ होती है। और यदि विचार करो कि सनलाइट से ऐसा नहीं होता है, तो याद करो सर्दियों के समय में कपड़े कम सूखते हैं क्योंकि सनलाइट कम आ रही होती है। यानी सनलाइट एक एनर्जी का भी काम करती है। आफ्टर इट दैट अगर हम बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज में भी हम समझेंगे डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स को, लेकिन लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इतना तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बट इट कैन नॉट सीन बाय एनीवन। जितना सुनना आसान लगता है उतना समझना थोड़ा टफ लगता है कि लाइट को किसी पर्सन के द्वारा देखा नहीं जा सकता है। एक बार इमेजिन करो कि लाइट को मैं देखता हूँ या फील करता हूँ। ऐसे ही आपने इंग्लिश में दो वर्ड सुने होंगे, एक वर्ड होता है हॉनेस्ट और एक वर्ड होता है हॉनेस्टी। हॉनेस्ट आपको मालूम है कि हमारा एडजेक्टिव में आता है, वहीं हॉनेस्टी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको ओनली फील किया जा सकता है। एक वर्ड होता है हैप्पी और एक वर्ड होता है हैप्पीनेस। हैप्पी जो वर्ड है वो हमारा एडजेक्टिव में आता है, वहीं हैप्पीनेस वर्ड हमारा नाउन में आता है। दैट इज़ अ फीलिंग, यानी इसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं कि ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, ये फीलिंग है, इसको हम फील कर सकते हैं, लेकिन लाइट को हम कभी देख नहीं सकते। हाँ, इसके हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इट इज़ राइट एज
नॉर्मली रूम में अंधेरा है, पूरा डार्क रूम है, और आफ्टर इट दैट उसमें हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें लाइट उस ऑब्जेक्ट पर डालनी पड़ती है या आइस पर डालनी पड़ती है? यकीनन आइस पर डालने पर आप देखते हैं कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा वेल तरीके से, और जैसे ही ऑब्जेक्ट पर लाइट जाती है आपको प्रॉपर वो ऑब्जेक्ट का सीन क्लियर हो जाता है। आई एम श्योर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। After that, now we are discussed on the point of properties of light. As you know, लाइट किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है। लाइट एयर में भी ट्रैवल कर सकती है, लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, लाइट नॉर्मली वाटर में भी ट्रैवल कर सकती है, लाइट ग्लास में भी ट्रैवल कर सकती है। हाँ, मीडियम चेंज होने पर इसकी स्पीड चेंज हो जाती है। एज यू नो, इन द वैक्यूम मीडियम the speed of light is 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड इन द मीडियम ऑफ वैक्यूम। यानी वैक्यूम मीडियम में जब भी लाइट ट्रेवल करती है उस समय इसकी स्पीड होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8। हमारे जो साइंटिस्ट थे मैक्सवेल के द्वारा इस फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया गया था मैथमेटिकल फॉर्मेशन से, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से उन्होंने इस फॉर्म को एक्सप्लेन किया था, जिसमें उन्होंने इस फॉर्मूले का यूज किया था C = 1/√μ0 इस फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेटिव वैल्यू इन्होंने दी थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि वैक्यूम मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जिसमें जो लेटर μ0 है, इस μ0 की जो वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, जिसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, जिसमें सी भी हमारा फाइनली कांस्टेंट होता है, जिसको स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम मीडियम बोलते हैं। वैसे नॉर्मली एक मेरे पास रोमर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इमेजिनेशन के आधार पर, जिन्होंने थॉट्स के बेस पे एक वैल्यू को डिफाइन किया था और वैक्यूम मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को इन्होंने डिटरमाइन करके एक्सप्लेन किया 2.99 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट दी गई लेकिन इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन रोमर के द्वारा। ये स्पीड ऑफ लाइट इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला मैक्सवेल के द्वारा एक्सप्लेन की गई, जिन्होंने 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड इसको डिफाइन किया। आफ्टर इट दैट लाइट स्ट्रेट लाइन में नॉर्मली मूव करती है, यानी लाइट जिस पाथ को कवर करती है उसको हम नॉर्मली स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, एज अ एरो। इस तरह से लाइट ट्रेवल करती है। आफ्टर इट दैट लाइट का वेव नेचर, लाइट का रे नेचर एंड मैनी टाइप डिफरेंट टाइप क्वांटिटीज एंड क्वालिटीज मैं पढ़ने वाला हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकती है। लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी जो लाइट रे है वो एक रे के रूप में स्ट्रेट लाइन के पाथ को कवर करते हुए मूव करती है और वैक्यूम मीडियम में ट्रेवल करती है इतनी स्पीड से। अगर वाटर में ट्रेवल करने की बात की जाए तो उस केस में हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि वैल्यू होगी 2 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट इज क्लियर। लाइट में एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज को आप नॉर्मली जानते हो, जैसे आपने देखा होगा कि कोल्ड के टाइम में आप कभी छत पे बैठे हो तो मिरर को लेके बैठते हो और उस केस में क्या करते हो, गली मोहल्ले से निकलने वाले लोगों को टॉर्चर करते हो। उस समय मिरर को यूं ही लगाओगे, फिर सन से आने वाली लाइट मिरर पे पड़ती है और मिरर पे पड़ने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होकर बगल वाले पर्सन के पास चली जाती है और उसको बार बार परेशान करते हो। ऐसा आप मोस्टली क्लासरूम में भी करते हो कि आप जो वॉच लिए हो, लंच बॉक्स लिए हो, उसके साथ भी ऐसे आपने डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी को किया होगा और क्लास के स्टूडेंट्स को परेशान किया होगा। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप नॉर्मली जो मिरर यूज करते हो घर में फेस देखने के लिए, उस मिरर के साथ भी ऐसी एक्टिविटी आपने लंच बॉक्स के साथ, वॉच के साथ, ऐसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट को आपने फॉलो किया होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी कहती है कि लाइट रे किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस से स्ट्राइक करके सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है। सेम मीडियम में रिटर्न होने की प्रॉपर्टी एक और कॉन्सेप्ट में होती है जिसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, बट वी आर डिस्कस्ड ऑन द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एज यू नो, the meaning of reflection of light and the total internal reflection both are different, means ये वाली प्रॉपर्टी जब भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, ये रेयर मीडियम में पॉसिबल है। किसमें पॉसिबल है? रेयर में। जबकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी होगी सिर्फ डेंस मीडियम में। यानी जब भी लाइट रे डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही होगी वो इतना मैक्सिमम रिफ्लेक्ट होती है कि वो वापस डेंस मीडियम में ही रिटर्न हो जाती है। वो प्रॉपर्टी हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटिव है। बट अगर हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में एक रे आती है और रिफ्लेक्टेड
सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। जितने एंगल से आती है और उतने ही एंगल से रिटर्न हो जाती है, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड इट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा नॉर्मल है, जितना एंगल आते टाइम बनाया रे ने उतना ही एंगल जाते टाइम बनाया, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये आई हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर क्या हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आफ्टर इट दैट इंसिडेंट रे दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ओके, वैसे नॉर्मली अगर हम बात करें लाइट में एक रिफ्रैक्शन की भी प्रॉपर्टी होती है। रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी मीन्स क्या हुआ, जैसे नॉर्मली मैंने ये एरो का साइन बनाया इस डायरेक्शन में और मैं रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी के लिए मिनिमम 2 मीडियम रिक्वायर है, यानी जब भी हमारी कोई लाइट रे एयर से ग्लास में, एयर से वाटर में जाती है, जब भी हमारी कोई लाइट रे रेयर से डेंस मीडियम में या डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, अब दोनों ही केस में रिफ्रैक्शन की एक्टिविटी फॉलो होती है। फॉर एग्जांपल नॉर्मली एक पर्सन यहाँ फ्रंट पे खड़े होकर इस एरो की ओर देख रहा है, तो देखने पे उसको एरो यूं ही दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी मीडियम चेंज नहीं हो रहा है और वो जिस जहां पे है वो मीडियम कौन सा है, एयर, यानी वैक्यूम मीडियम, नॉर्मली एयर मीडियम है। जैसे ही मैं यहाँ पे ग्लास का यूज़ करता हूँ, ग्लास भी ग्लास की है, ग्लास मटेरियल की बनी हुई ग्लास का यूज़ करते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट है और जो वाटर से फिल है। तो जब उसको मैं देखता हूँ इस एरो को, उस समय ये एरो मुझे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दिखने लगता है, सेम एरो, यही एरो इस तरह से दिखने लगता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बचपन में आपने इस एक्टिविटी को घर में भी फॉलो किया होगा, आपका छोटा भाई बहन के साथ कभी फाइट हुआ हो और 5 रुपीज़ उसके पास है और वो पानी की बाल्टी में गिर जाते हैं, तो आप दोनों लोग आपस में खूब फाइट करते हो, आफ्टर इट दैट वो कॉइन मिलता है आपके छोटे वाले भाई को है, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं इसलिए आपको नहीं मिलता है। आप अपने माइंड का यूज़ करते हैं और माइंड का यूज़ करके दोनों लोग एक साथ जब बाल्टी में हाथ डालते हैं तो आप अपने ताकत का यानी फोर्स का प्रयोग करके, अपने बल का प्रयोग करके उस बच्चे के हाथ को दूर कर देते हो। आपको मालूम है ना, जब वाटर के अंदर वो कॉइन पड़ा हुआ है तो होता कहीं और है और लेकिन दिखता कहीं और है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपने कभी पानी की बाल्टी में कभी जग को पड़ा हुआ देखा हो तो आपने देखा होगा कि वो अपने साइज से कुछ डिफरेंट साइज का दिखाई देता है, अलग स्ट्रक्चर का दिखाई देने लगता है और अपने पोजीशन से अनदर पोजीशन पर हमें दिखाई देता है। इसी एक्टिविटी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट 2 तरह से हैपन हो सकती है, जैसे जब कोई पर्सन एयर से वाटर में देख रहा हो, यानी रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में लाइट रे जा रही हो, और एक सेकंड केस हो सकता है जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट रे आ रही हो। जब हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे, तो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस पॉइंट को। लेकिन जब कोई पर्सन एयर से डेंस में देखता है यानी रेयर से डेंस में देखता है, उस समय विजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है, और जब कोई पर्सन डेंस से रेयर मीडियम में देखता है उस समय विजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है। लेकिन आपके मन में एक विचार आया होगा कि डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में कौन पर्सन देखता है, तो इसका सीधा सा आंसर होगा मछली भी तो एक जीव है, वो तो पानी के अंदर से ही देखती है। मगरमच्छ भी तो जीव है, वो तो पानी के अंदर से ही देखता है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन पॉइंट इज क्लियर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी लाइट में एक प्रॉपर्टी है जिसमें स्कैटरिंग की भी प्रॉपर्टी होती है। आपने फिजिक्स के डिफरेंट टाइप के साइंटिस्ट जिन्होंने अलग अलग इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया। कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो मानते थे कि लाइट रे के रूप में चलती है, यानी एक वेव नेचर को फॉलो करती है। कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने माना कि लाइट एक पैकेट के रूप में चलती है, जिसको उन्होंने क्वांटम या फोटोन का नाम दिया। जैसे हमारे एक साइंटिस्ट थे लॉर्ड रेले, एक साइंटिस्ट लॉर्ड रेले थे और एक साइंटिस्ट थे हमारे यंग। इन लॉर्ड रेले और यंग दोनों साइंटिस्ट ने ऐसा बोला कि लाइट रे जब हमारी ट्रैवल करती है वो एक रे के रूप में ट्रैवल करती है, एक रे के रूप में चलती है, इस तरह से उन्होंने ऐसा बोला। आफ्टर इट दैट जो हमारे अनदर साइंटिस्ट थे प्लांक थे, आइंस्टीन थे। आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में 1905 ईयर में इस पॉइंट को डिफाइन किया था कि जो लाइट है वो एक पैकेट के रूप में ट्रैवल करती है। प्लांक थे, उन्होंने भी इस पॉइंट को एक्सेप्ट किया और प्लांक के ही क्वांटम थ्योरी को इन्होंने एक्सप्लेन किया। एक साथ ही साथ हमारे इंडियन ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर सर सीवी रमन, जिनके द्वारा भी यह माना गया कि जो लाइट है वो नॉर्मली एक पैकेट के रूप में चलती है, जिसको क्वांटम या फोटोन का नाम दिया गया। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि रे के रूप में रे नेचर लाइट का क्या है और लाइट का दूसरा ये पैकेट वाला नेचर क्या है। आप इसको देख सकते हैं, आप एक बार फील करो, जब आप बचपन में कभी रोए होगे, अपने लिए नहीं तो किसी और के लिए सही, आज नहीं तो कभी और सही, जब कभी आप रोए होगे या आप किसी ने पीटा होगा आपको, उस समय आपने जलती हुई लाइट की तरफ जब देखा होगा तो आपको ऐसा फील होता होगा कि लाइट से रे आपके आँखों की ओर आ रही हो,
ऐसा आपको फील हुआ? यानी यहाँ से एक पॉइंट क्लियर होता है कि लाइट का जो रे नेचर है वो हमारे जो साइंटिस्ट थे लॉर्ड रेले, उन्होंने इस पॉइंट को एक्सेप्ट करते हुए एक फॉर्मूला डिफाइन किया था जिसमें उन्होंने बोला था इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। साथ ही साथ जो हमारे 1905 में आइंस्टीन के द्वारा प्रूव किया गया, प्लांक के द्वारा, डॉक्टर सर सीवी रमन के द्वारा भी इस पॉइंट को एक्सेप्ट किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि लाइट ऊपर से पैकेट के रूप में आती है जिसको क्वांटम या फोटोन का नाम दिया गया, और प्रत्येक पैकेट की जो कांस्टेंट एनर्जी है उसको इन्होंने डिटरमाइन किया, एक्सप्लेन किया एच न्यू। एच यहाँ पे क्या है? प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.64 × 10⁻34 हर्ट्ज, और न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाती है जिसको हम एफ से या एन से भी डिनोट करते हैं। आफ्टर इट दैट हम लोग डिस्कस करते हैं उस पॉइंट पे कि आइंस्टीन हो चाहे लॉर्ड रेले हो, उन्होंने पैकेट की जो थ्योरी दी वो क्या थ्योरी थी। उनका कहना था कि ऊपर से आने वाला प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आता है, और आपके मन में ये भी प्रश्न आया होगा कि ऊपर से पैकेट कौन फेंकता है? आपको लगता होगा ऊपर भगवान फुर्सत में बैठे हैं वो पैकेट बांध के फेंकते हैं। ऐसा नहीं है। इस रूल के कहने का मीन्स था कि ऊपर से लगातार जो प्रकाश है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में गिर रहा है सूर्य से, यानी अलग अलग सेपरेटेड पीसेस के रूप में आता है, और लगातार ये आने वाले पैकेट एक दूसरे के ऊपर पैकेट लगातार कंटिन्यू आ रहे हैं। अर्थात इसीलिए उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पैकेटों की बमबारी होती है। बमबारी मीन्स बम नहीं गिरते हैं, बमबारी मीन्स लगातार एक पैकेट के बाद एक पैकेट आता है, और प्रत्येक पैकेट की जो कांस्टेंट एनर्जी वो एच न्यू होती है। पॉइंट इज क्लियर? E फॉर एनर्जी। आफ्टर इट दैट वो पैकेट अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। जब भी आप अपनी आंखों को क्लोज करते हो फॉर 1 मिनट, अपनी आंखों को 1 मिनट के लिए आपको क्लोज करना है और फ्रंट में आपको फिर देखना है। जब आप रिलैक्स करके देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे छोटे छोटे बंडल टाइप के, पैकेट टाइप के, हल्के हल्के होल टाइप के आपको दिखाई देते हैं। उन्हीं होल को ही या उन्हीं के उस पार्टिकल को ही एक नेम दिया गया जिसको उन्होंने क्वांटम या फोटोन नाम दिया। आफ्टर इट दैट हम लोग डिस्कस करते हैं। स्कैटरिंग पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लॉर्ड रेले के द्वारा डीपली एक्सप्लेन करके इसको इस फॉर्मूले से रिलेट करके उन्होंने एक्सप्लेन किया था, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी में उन्होंने बोला था कि लाइट रे में स्कैटरिंग 3 टर्म में होती है। फॉर एग्जांपल, जब भी कोई लाइट रे हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करती है, हमारे एनवायरनमेंट में आती है, तो उस समय क्या होता है? जैसे ये लाइट रे है, क्लियर, और यहाँ पे हमारे एयर में डिफरेंट टाइप के गैस के, मिट्टी के जो मॉलिक्यूल होते हैं उन मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करती है मीडियम में आकर के। ये लाइट रे आ रही है, मीडियम में इंटर करती है। इंटर करने के बाद 3 टाइप्स के रिजल्ट निकलते हैं। कुछ लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाती है इस तरह से। एक केस क्लियर हो गया। कुछ लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो जो रिफ्लेक्ट होती है वो वापस इस तरह से रिटर्न हो जाती है। रिटर्न मीन्स क्या हुआ? वापस लौट जाती है लाइट। और कुछ लाइट रिफ्रैक्ट होकर हमारे अर्थ की सरफेस पे आ जाती है, और कुछ लाइट को उन पार्टिकल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। 3 टाइप्स के रिजल्ट निकल के आते हैं। रिजल्ट नंबर 1 रिफ्लेक्ट होना, रिजल्ट नंबर 2 रिफ्रैक्ट होना, और रिजल्ट नंबर 3 एब्जॉर्ब होना। 3 टाइप्स के रिजल्ट होते हैं। आपने देखा होगा, इसलिए नीचे से ज़्यादा ऊपर लाइट होती है। जब भी हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो इतनी शाइनिंग होती है तो प्रॉपरली हम अपने आइज से देख भी नहीं पाते हैं। यानी अर्थ के सरफेस पे आने वाले लाइट के कंपैरिजन में अपर साइड लाइट मैक्सिमम होती है और डाउन साइड लाइट मिनिमम होती है। यानी लाइट अर्थ के सरफेस पे नॉर्मल आती है। अगर लाइट अर्थ के सरफेस पे उतना ही आ जाए जितना अपर साइड होती है तो फ्रंट साइड में किसी पर्सन के द्वारा देखना भी पॉसिबल नहीं होगा। आफ्टर इट दैट डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मीन्स क्या है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट में आपने देखा होगा कि नॉर्मली हमारे प्रिज्म से जब भी कोई लाइट रे पास होती है तो पास होने के बाद में वो एक स्क्रीन पर 7 कलर्स को डिफाइन करती है। वो 7 कलर वो कलर हैं जो नॉर्मली हमारी विजुअल रेंज में आते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंतर्गत आने वाली वो वेव्स जिनकी वेवलेंथ 3800 टू 7800 एंगस्ट्रॉम के मिड में आती है, वो सारी की सारी वेव हमारी 7 कलर में डिफाइन होती हैं। और वो 7 कलर्स का जो विजिबिलिटी रेंज है वो इस तरह से हम लोग नॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं। यानी नॉर्मली जब भी हम प्रिज्म के एक्सप्लेनेशन को करते हैं तो इमेजिनरी प्रिज्म को इमेजिन करते हैं। फ्रंट साइड से एक प्रिज्म को देखने पर ऐसा प्रिज्म दिखाई देता है। अब इस केस में क्या होता है? इस केस में होता ये, देखो पहले तो प्रिज्म का रियल स्ट्रक्चर समझो। दिखता ऐसा है फ्रंट से देखने पर, लेकिन रियल में प्रिज्म होता ऐसा है। रियल में प्रिज्म होता है मींस क्या हुआ कि प्रिज्म में 2 नॉर्मली आपने देखा होगा 3 ट्राइंगल शेप है। आप इसको डिटरमाइन करिएगा।
नहीं नहीं सॉरी, 2 ट्राइंगल शेप है और 3 रेक्टेंगुलर शेप है। जब आप इसको पकड़ेंगे हाथ में और आप देखेंगे, ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको तीनों टाइप के शेप दिखाई देंगे। ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल मीन्स क्या हुआ, एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा ये रहा, सेकेंड ट्राइंगल आपको ये दिख रहा होगा ये रहा, 2 ट्राइंगल हो गए। और 3 आपके जो रेक्टेंगुलर शेप होते हैं वो कौन कौन से हो गए, फर्स्ट, ध्यान से देखो, फर्स्ट, क्लियर। और ऐसे ही आप फोकस करो सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे बन जाएगा आपका थर्ड नंबर, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे जो प्रिज्म से जब भी कोई सनलाइट पास होती है वो किस तरह से होगी, ये तो रियल हो गया, लेकिन इमेजिनरी दूर से देखने पर, फ्रंट से देखने पर आपको इस तरह दिखेगा। तो हम इसी को स्टडी करते हैं, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, क्लियर, या रिफ्लेक्टेड एंगल के नाम से भी बोलते हैं। जो किसी एक पॉइंट पर 2 पैरेलल लाइंस या 2 प्लेन लाइंस होती हैं, उनके मिड में जो एंगल बनता है। यहाँ से कोई हमारी वाइट लाइट आती है, व्हाइट लाइट मीन्स क्या हुआ, व्हाइट लाइट को कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स बोलते हैं, यानी जो हमारी व्हाइट लाइट रे वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। यहां से लाइट आने के बाद फर्स्ट टाइम यहां से रिफ्रैक्ट होती है, क्योंकि मीडियम चेंज होता है। जब भी इसको हम डिफाइन करके पढ़ेंगे, एयर से ग्लास में जा रही है लाइट, फिर से वापस एयर में आ रही है, तो यहाँ से मीडियम चेंज होने की वजह से फिर से रिफ्रैक्ट हुई। आफ्टर इट दैट अनदर टाइम रिफ्लेक्शन होता है और ये रिफ्रैक्ट होकर बाहर इस तरह से निकल आती है। इसके रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी कैसे क्या होती है वो हम लोग डीपली डिफाइन करेंगे। और यहाँ पर अगर कोई स्क्रीन रखी है तो हमें टोटल 7 कलर्स मिलते हैं, और 7 कलर्स की जो बॉन्डिंग है वो हम नीचे से डाउन साइड से कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम विबग्योर नाम से मेंशन करते हैं। पॉइंट इज क्लियर। विबग्योर में रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती, रेड कलर की जो वेवलेंथ है, सॉरी टू से, रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होती है। वर्ड आता है कि वेवलेंथ का मीन्स क्या है, तो वेवलेंथ को हम 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन पहले इस केस को समझ लो। रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम है, इसके बाद डाउन साइड चलने पर वेवलेंथ हमारी डिक्रीज होती चली जाती है, और मिनिमम वेवलेंथ होती है वायलेट कलर की। पॉइंट इज क्लियर। जिसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी वो स्क्रीन पर उतना ही मिनिमम दिखाई देगा। अब देखो वेवलेंथ को हम डिफाइन कैसे करते हैं। द लेंथ ऑफ वन वेव मीन्स, इस तरह से अगर कोई वेव हमारी मोशन करते हुए जाती है तो वन वेव मीन्स वन साइकिल को कंप्लीट करने में, वन राउंड को कंप्लीट करने में एक वेव के द्वारा जो पाथ ट्रेवल किया जाता है उसको हम बोल सकते हैं वेव लेंथ, यानी वेव की लेंथ, लेंथ ऑफ द वेव। और इसको हम डिफाइन करते हैं नॉर्मली लैम्डा से। पॉइंट इज क्लियर। एक वेवलेंथ के डेफिनेशन को हम एक और पॉइंट से डिफाइन कर सकते हैं। ये तो नॉर्मली वेव को वेव नेचर के रूप में हो गया, पॉइंट इज क्लियर। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा समझ रहे हैं कि ये रे के रूप में आती है। किसके रूप में आती है? रे। तो हम वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे? तो स्क्रीन पर, जी हाँ, स्क्रीन पर इस रे के द्वारा जितनी चौड़ी, जितनी ब्रीड्थ आपकी पट्टी बनती है, जितनी चौड़ी लेयर बनाती है, इस स्क्रीन पर जिस कलर की जितनी चौड़ी लेयर बनती है उसकी वेवलेंथ उतनी ही मैक्सिमम होती है। आप जब भी इनको देखोगे 7 कलर्स को, तो रेड कलर की जो लेयर है वो मैक्सिमम होती है और बाकी वायलेट कलर की लेयर मिनिमम होती है, और ऊपर से नीचे आने पर लेयर हमारी डिक्रीज होती जा रहती है। इसीलिए रेड लाइट के रूप में अलर्ट करने के लिए किसी पर्सन को रेड लाइट का यूज करते हैं, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होने के कारण यह बहुत अधिक दूर तक स्पष्ट यानी क्लियर विजन से देखी जा सकती है। आफ्टर इट दैट, लाइट में एक प्रॉपर्टी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की भी है, इसमें यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में होता है कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब भी कोई पर्सन, आप रोड पर चल रहे हैं और पास में कोई नदी है, नहर है, तो वहाँ आपने पानी के अंदर फोकस किया होगा, सन भी आपको पानी के अंदर दिखाई देता है, सन भी पानी के अंदर दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ आपको क्लाउड्स भी पानी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। साथ में रोड के साइड पर खड़े हुए इलेक्ट्रिक पोल भी आपको कभी उल्टे नीचे की ओर दिखाई देते हैं। इसी एक्टिविटी को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। आप कभी रोड पर चल रहे हो, आपने देखा होगा रोड पर पानी भरा हुआ आपको दिखाई देता है, जो वाटर फील्ड होता है रोड पर, ऐसा लगता है आपको, दैट्स अ इमेजिनरी कंडीशन, नॉट टू बी इन रियल। आप लेकिन फिर भी फ्रंट में आप जब पास में पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पे सिर्फ शैडो होती है उस पौधे की, शैडो होती है उस इलेक्ट्रिक पोल की, शैडो होती है उस चीज़ की जो वहाँ पे स्टैंड अप पोजीशन में है, शैडो होती है उस बिल्डिंग की जो पास में बनी हुई होती है। इसी को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। रेगिस्तान में भी ऐसा केस होता है। रेगिस्तान में भी आपको ऐसा फील होता है, जब आप रेगिस्तान में पहुँचते हो तो कोई पौधा सीधा खड़ा है और आप दूर से देखते हैं तो वही प्लांट आपको डाउन साइड में उल्टा नीचे की ओर दिखाई देता है। अब वहाँ तो वाटर भी नहीं होता है, फिर भी हमें ऐसा फील होता है। इसका जो एक्चुअल और जेन्युइन रीज़न है वो सिर्फ रीज़न ये है, जब भी हमारी कोई लाइट रे डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करेगी, उस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक्टिविटी होती है। जब इस हेडिंग को हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में हम इसको डिफाइन करेंगे। जस्ट कीप पेशेंस एंड
फोकस ऑन द पॉइंट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में आप ये भी समझ सकते हो, जैसे आपने देखा होगा जो हमारे स्काई का कलर है, वो स्काई का जो रियल कलर है वो ब्लैक होता है, लेकिन स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण हमें ब्लू फील होता है। इस रूल को डॉक्टर सर सीवी रमन यानी इंडियन ग्रेट साइंटिस्ट के द्वारा, डॉक्टर सर सीवी रमन के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था, जिन्होंने प्लैंक के क्वांटम थ्योरी को एक्सेप्ट करते हुए इसको एक्सप्लेन किया था। आफ्टर इट दैट लाइट में इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी होती है। अब आप सोचते होंगे इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस को हम व्यतिकरण के नाम से भी जानते हैं। इंटरफेरेंस में होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा बॉलीवुड, हॉलीवुड में, टॉलीवुड में, साउथ की मूवियों में आपने देखा होगा कि जब कोई विलन गोली चलाता है या हीरो गोली चलाता है तो दीवार में होल हो जाता है। होल होने के बाद में दीवार में पूरा अंधेरा होता है, लेकिन जैसे ही गोली चलाता है लाइट ही लाइट हो जाती है। उन छोटे छोटे होल से पास होने वाली लाइट इतने बड़े हॉल में लाइट ही लाइट कर देती है। इसी प्रॉपर्टी को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। अगर हम एक्चुअल इंटरफेरेंस को समझना चाहें तो एक्चुअल इंटरफेरेंस का मीन्स है कि एक दीवार है और हीरो के पास सिर्फ 2 बुलेट है, ओनली 2 बुलेट, और 2 बुलेट को वो दीवार में चलाता है और चलाने के बाद में दीवार में होल हो जाता है। 2 होल होते हैं और दोनों होल से लाइट पास होती है। और लाइट का सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा? सोर्स ऑफ लाइट सनी हुई होगा। जैसे ये वॉल है और इसमें इस तरह से लाइट रे पास हो रही है, और यहाँ स्क्रीन पर फाइनली, ये स्क्रीन मीन्स ये रूम के इंटरनल एनवायरनमेंट है। आफ्टर इट दैट हम लोग इसमें देखते हैं कि किसी पॉइंट पर लाइट होती है और किसी पॉइंट पर लाइट नहीं होती, कहीं लाइट है कहीं अंधेरा है, ऐसा करके होता है। यानी ब्राइट और डार्क का केस बनता है, किसी पॉइंट पर स्पॉट बनते हैं, किसी पॉइंट पर लाइट के स्पॉट नहीं बनते हैं। इसी को हम इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं। आपने मोस्टली ऐसे केसेस में देखा होगा कि एक एक्टिविटी आपने फॉलो की होगी या आपने फील की होगी कि जब आप कपड़े धुल रहे होते तो आपने देखा होगा कि बाथरूम में जो साबुन का वो फेना टाइप का निकलता है वो भी आपको कलर्ड फील होता है। अब ये मत बोलना ये विबग्योर है, ये वो रीजन नहीं है। विबग्योर वाला डिस्पर्सन ऑफ लाइट वाला रीजन नहीं है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट वाले रीजन में हम रेनबो की एक्टिविटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। वहां प्रिज्म तो नहीं होता, लेकिन वाटर की ड्रॉप्स होती हैं, और जो वाटर की ड्रॉप्स होती हैं वही हमारा किसका काम करती हैं? वही हमारा प्रिज्म का काम करती हैं, जिससे लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर एक रेनबो को ऊपर बनाती है, और हम एट द टाइम ऑफ रेन, बारिश के समय में ऐसा देख सकते हैं। पॉइंट इज क्लियर और नॉट? बट साबुन के फेने का कलर दिखाई देना ये इंटरफेरेंस का ही एक एग्जांपल है। पॉइंट इज क्लियर और नॉट? आफ्टर इट दैट इसी से रिलेटिव एक एक्टिविटी है जिसको हम लोग जानते हैं डिफ्रैक्शन के नाम से। अब इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों एक दूसरे के कंपोजिट पॉइंट हैं। जैसे इंटरफेरेंस में मैंने क्या बताया था कि हीरो है और उस हीरो के पास 2 बुलेट हैं, और 2 बुलेट से वो दीवार में होल कर देता है अलग अलग पॉइंट पे, और इन्हीं से लाइट रे जो पास होती है, इन्हीं होल से जो लाइट रे पास होती है, इसको नॉर्मली हम बोल सकते हैं इंटरफेरेंस। लेकिन अगर हीरो हमारा पुअर है और पुअर होने के केस में उसके पास एक ही बुलेट है, वो केवल एक होल करता है, एक होल से लाइट रे जो पास होती है उसको हम बोलते हैं नॉर्मली डिफ्रैक्शन। यानी एक होल से पास होने वाली लाइट रे यदि अपने साइड्स पर डाइवर्ट हो जाती है, यहाँ से मुड़ जाता है प्रकाश, यहाँ से झुक जाता है, साइड्स पे फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है, इसको नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं इंटरफेरेंस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ पोलराइजेशन। व्हाट इज द मीन ऑफ पोलराइजेशन? आपने नॉर्मली इस केस में देखा होगा कि बल्ब हमारा जल रहा है, कैंडल हमारी जल रही है, हमारे पास दीपक है, दिया है, लालटेन है, ये सारी चीज़ें जल रही है, लैंप हमारी जल रही है। तो इस केस में हम लोग नॉर्मली फील करते हैं कि इतना सब होने के बावजूद भी इसके पीछे अंधेरा रहता है। एक वो कैंडल जो कंटिन्यू पूरे रूम में लाइट कर रही है, एक वो इलेक्ट्रिक बल्ब जो पूरे रूम में लाइट कर रहा है, लेकिन उसके पीछे स्वयं अंधेरा रहता है, जिसको हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। ये हमारा प्रॉपर्टी है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। आफ्टर इट दैट रे ऑप्टिक्स के हम अनदर लेक्चर में मिलेंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कंटिन्यू हमसे जुड़े रहिएगा।